स्टूडेंट। तो आज अपन जो आज का लेक्चर होगा उसमें अपन ये डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने जो अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन से प्लांट पे किए थे, उस प्लांट को सेलेक्ट करने के रीज़न क्या थे और मेंडल ने उनके किन कैरेक्टर्स पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, लेट अस वी स्टार्ट। तो बच्चों, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। अब देखो बच्चों, इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पी प्लांट लिया था, क्योंकि पी प्लांट के कई टाइप्स होते हैं, जैसे स्वीट पी है, गार्डन पी है, वाइल्ड पी है ना। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो था गार्डन पी। इज दैट क्लियर? आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब ये जो पी प्लांट था इसका बोटेनिकल नेम था पाइसम सेटाइवम। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या था इसका बोटेनिकल नेम? पाइसम सेटाइवम। इज दैट क्लियर? मेंडल ने इस प्लांट के 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। कॉन्ट्रास्टिंग में डबल कैरेक्टर हो जाते हैं, तो टोटल कैरेक्टर अगर बात करें तो क्या हो गए बच्चों? 14। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? इसी तरह पी प्लांट के अंदर क्रोमोजोम नंबर कितने थे? 7 पेयर क्रोमोजोम नंबर थे। लेकिन अगर पेयर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो फिर क्रोमोजोम कितने हो गए? 14। इज दैट क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। तो कौन सा प्लांट लिया था एक बार फिर से बताइए? गार्डन पी। बोटेनिकल नेम बताइए? पाइसम सेटाइवम। हाउ मैनी पेयर कैरेक्टर सेलेक्टेड? 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड लगाना है। और हाउ मैनी नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पी प्लांट? 7 पेयर क्रोमोजोम। ओके। तो बच्चों, ये जो पी प्लांट है इसको सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या थे मेंडल के? किन कारणों से इसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया? देखिए बच्चों, पी प्लांट का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी स्मॉल साइज़ का हर्ब है ये। और मेंडल जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एक गार्डन ही था। तो पी प्लांट का स्मॉल साइज़ होने के कारण इसे हम ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करा सकते हैं। हाई क्वांटिटी में इसकी क्या करवा सकते हैं? अपन ग्रोथ करवा सकते हैं। पॉसिबल हो जाएगी। अगर कोई बड़ा प्लांट होता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी बात, पी प्लांट एक एनुअल हर्ब है बच्चों। एनुअल हर्ब का मतलब है कि इसका प्रोडक्शन, ये सीजनल प्लांट नहीं है, कंप्लीट ईयर, थ्रू आउट ईयर इसकी ग्रोथ करा सकते हैं। यानी हमारा एक्सपेरिमेंट रुकेगा नहीं, हम पूरे साल भर इस प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। दूसरी बात, इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है, यानी ये 3 मंथ में जर्मिनेट भी हो जाता है, ग्रोथ भी कर लेता है, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेता है, फ्लावरिंग भी हो जाती है, प्रोडक्शन भी हो जाता है। बच्चों, कोई भी रिसर्चर होता है उसका एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है प्लांट के। तो जब इसका प्रोडक्शन 3 मंथ में पूरा हो जाएगा तो यानी रिजल्ट जल्दी आएंगे। अगर कोई प्लांट 6 मंथ का लाइफ साइकिल करता है तो रिजल्ट के लिए 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। तो इसका 3 मंथ में अपना जो है प्रोडक्शन हो जाता है, यानी ये 3 मंथ का ही लाइफ साइकिल अपना पूरा कर लेता है। यानी सारे कैरेक्टर 3 मंथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यानी अगर मैं बात करूं तो 1 साल में 4 टाइम हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज था। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसका। तो इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों? इससे इसके अंदर प्योर कैरेक्टर आएंगे। और मैं आज आपको बता दूं कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत सारे कारण रखे हैं, या हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब सारे ऑप्शन में आ जाएं और ऑल ऑफ दीज ना हो तो आप इसी को सेलेक्ट करिएगा कि मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इसमें प्योर कैरेक्टर थे। बच्चों ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में प्योर कैरेक्टर्स को ही यूज़ किया जाता है। तो पी प्लांट के सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण था प्योर कैरेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, अब बाइसेक्सुअल है तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन तो आसानी से हो जाएगा, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हम इजीली करा सकते हैं। मेंडल ने सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक यूज़ की थी, मैं आपको ये भी बता दूं। अब पी प्लांट में ये इजीली हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? देखो,
कि थोड़ा समझिए इसको, कि अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, वो पी प्लांट में इजीली हो सकता है। कैसे? देखो कि पी प्लांट का ये फ्लावर है, इसके ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया ना। और पी प्लांट का फ्लावर कुछ इस तरह होता है बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और +1 आपने फैमिली में पढ़ा था ना, फैबेसी फैमिली में, कि इसके अंदर जो एंड्रोसियम है वो 9+1 की अरेंजमेंट में होते हैं, यानी 9 एक साथ और एक साथ। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन, एक बार मैं एक ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, ये अपन दूसरा फ्लावर ले रहे हैं, एक फ्लावर के एंथर्स के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे डालना, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सही जानते हो आप तो ये बात, यानी 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर आप पॉलिनेशन करा रहे हो तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन बच्चों अब चूंकि ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो इसमें इजीली क्या हो सकता है, मैच्योरिटी होने पर यहीं पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो या हमें 2 काम करने पड़ेंगे। अब 2 काम क्या करने पड़ेंगे हमें, एक तो हमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा और या हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज होती है, देखो अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए ये किया जाता है, यानी इन 2 चीज़ों से क्या रोका जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन रोकेंगे, इन दोनों से सेल्फ पॉलिनेशन रोका जाएगा, यानी ये इनहिबिट करेंगे किसको, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन रोकेंगे तभी हम क्रॉस पॉलिनेशन करा पाएंगे। ये बात समझ आ रही है? अब देखो क्या होता है इमैस्कुलेशन, किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट को इनहिबिट करना, रिमूव करना या इनएक्टिव करना ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। समझ आ गया? तो इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता है बच्चों, कि किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट को यानी एंड्रोसियम को इनएक्टिव कर दो या उसे क्या कर दो बच्चों, रिमूव कर दो, ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। और ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, कि किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम को इनएक्टिव कर दो या रिमूव कर दो, ये क्या कहलाता है बच्चों, ऑपरेशन। तो ये ज़रूरी है ना बच्चों कि हम अगर इस फ्लावर का मेल यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस फ्लावर को क्या क्या इनिबिट करना पड़ेगा, हमें इसका फीमेल करना पड़ेगा ना। अगर हम इस फ्लावर को एज ए मेल यूज़ करने चाह रहे हैं, एज ए मेल फ्लावर हम इसको यूज़ करने चाह रहे हैं, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें मेल तो रखना पड़ेगा, तो हमें इसका क्या इनिबिट करना पड़ेगा, फीमेल पार्ट, तो यानी हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर हम किसी फ्लावर को एज ए फीमेल फ्लावर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें, अब फीमेल को तो एक्टिव रखना है, तो हमें रिमूव किसको करना पड़ेगा, मेल को, तो यानी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी फ्लावर को एज ए फीमेल यूज़ किया जा रहा है तो उसका क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन। और अगर किसी फ्लावर को एज ए मेल यूज़ कर रहे हैं तो यानी उसका क्या इनिबिट करना पड़ेगा हमें, फीमेल पार्ट, तो इसको क्या कहते हैं अपन, ऑपरेशन। ठीक है ना? तो ये टेक्निक मेंडल ने यूज़ की थी और ये पी प्लांट में इजीली हो सकता है। क्यों हो सकता है ये पी प्लांट में इजीली, क्योंकि एंड्रोसियम देखो 9+1 के रेंज में है, 9 एक साथ है और एक साथ है, तो आसानी से इनको अलग किया जा सकता है। ओके, समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब देखो बच्चों, ये एक पूरी टेक्निक होती है जो मैंने आपको मैं पूरा बताऊं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निक होती है, ठीक है। उस टेक्निक के कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप पेरेंट का सिलेक्शन करो, पेरेंट का सिलेक्शन करो, कर लिया, अभी फ्लावर सिलेक्ट हो गए। अब हमें इनका क्या करना पड़ता है कि इमैस्कुलेशन करना पड़ता है। इमैस्कुलेशन उसका जिसको हम फीमेल की तरह यूज़ कर रहे हैं और जिसको मेल की तरह यूज़ कर रहे हैं उसका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन। इन दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा हमें। इसके बाद क्या होता है बेटा, फ्लावर को कवर कर दिया जाता है
इमैस्कुलेशन ऑपरेशन क्यों किया जाता है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये किस लिए किया जा रहा है? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। इसके बाद हम फ्लावर को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे बेटा। तो इसके बाद आता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब है कि हम मसलिन क्लॉथ या प्लास्टिक की या जो नाइलॉन मेम्ब्रेन का कोई भी अगर क्लॉथ है तो उससे हम इस फ्लावर को यूँ कवर कर देते हैं ताकि इसमें कंटामिनेशन ना आए। तो कवर करने को क्या बोलते हैं अपन? बैगिंग। तो बैगिंग क्या चीज़ करेगी बेटा? अवॉइड कंटामिनेशन। कंटामिनेशन क्या होता है बेटा? अनडिजायरेबल कोई जर्म्स या अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन को भी हम चाहते नहीं, वो पॉलन ग्रेन भी कोई इंसेक्ट के साथ या एयर के साथ ना आ जाए यहाँ पर, तो अनडिजायरेबल हैपनिंग्स को रोकेगा ये बैगिंग। ओके, बैगिंग के बाद क्या स्टेप होता है बेटा? बैगिंग के बाद किया जाता है टैगिंग। ये क्रम वाइज ध्यान रखना है आपको। टैगिंग का मतलब है बच्चों हम इस पर कुछ लेबल कर देते हैं, यानी इस जो भी हमारा प्लास्टिक की थैली लगाई है या आपने जो क्लॉथ लगाया है मसलिन क्लॉथ, इस पर हम कुछ लेबलिंग कर देते हैं। तो लेबलिंग करने को क्या कहते हैं? टैगिंग। टैगिंग का मतलब हमने इसको क्या किया? लेबल किया, यानी इस पर कुछ लिख देते हैं हम, जैसे आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से। तो टैगिंग किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब टैगिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है हमारी ये प्रोसेस होने के बाद हम किसी डिज़ायर पॉलन ग्रेन को लेंगे और वो उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी अब हम करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी अब इसमें हमने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद भी हम क्या करते हैं बच्चों? रीबैगिंग कर देते हैं। रीबैगिंग कुछ समय के लिए, और रीटैगिंग यानी दोबारा भी हम टैग कर देते हैं कि हमने ये प्रोसेस इस डेट को कर ली है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो बेटा एक बार पूरा स्टेप समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं? पेरेंट का सिलेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, हम इमैस्कुलेशन या ऑपरेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन या ऑपरेशन किसको अवॉइड करेगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेगा। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, ये बर्ड स्टेज में ही कर दिया जाता है बच्चों। ये भी पूछा जाता है कि इमैस्कुलेशन किस स्टेज में किया जाता है? बर्ड स्टेज में। जब फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ है उसी समय करना है, क्योंकि मैच्योर होने के बाद इसको करने का क्या फ़ायदा? तब तक तो हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। समझ आ गई ये बात? फिर बेटा नंबर 3 पर आएगा आपका बैगिंग। बैगिंग क्यों किया जाता है बच्चों? वो कंटामिनेशन को रोकने के लिए, अनडिजायरेबल पॉलिनेशन को रोकने के लिए। फिर आता है बच्चों टैगिंग। टैगिंग क्यों किया जाता है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर क्रॉस पॉलिनेशन यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बच्चों, और फिर रीबैगिंग हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है? रीटैगिंग हो जाता है। बात समझ आई एकदम अच्छे से? हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन कब करते हैं बच्चों? अर्ली मॉर्निंग के समय करते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में फ्लावर एक्टिव होता है। अर्ली मॉर्निंग में करते हैं ये चीज़। बोलो क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो बच्चों स्टेप देखो, पेरेंट सिलेक्शन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, क्रॉस पॉलिनेशन, रीबैगिंग, रीटैगिंग, ये स्टेप वाइज आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो देखो अब पी प्लांट में ये भी आसानी से हो सकता है। अच्छा, पी प्लांट के कैरेक्टर को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि बेटा अब इसके कैरेक्टर इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ आया? नेक्ड आई से देख सकते हैं आप। पी की पॉट देखनी है, पी का फ्लावर देखना है, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ रीजंस थे पी प्लांट को सेलेक्ट करने के। क्लियर हुआ? और आपको आज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाली बात भी पूरी समझ आई होगी। ठीक है, पूरा ना इसके बेस पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट, अब मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था? तो कैरेक्टर और ये ट्रेट होते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग, यानी 2 फॉर्म होती है उनकी। ठीक है, और ये क्रोमोसोम नंबर। तो देखो बच्चों, मेंडल ने कैरेक्टर लिया था कोटिलिडीन कलर। कोटिलिडीन जानते हो ना आप? एम्ब्रियो सीड जब जर्मिनेट होता है, एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होता है, सॉरी, एम्ब्रियो जर्मिनेट होता है तो कोटिलिडीन बनते हैं। डाइकोट में कितने कोटिलिडीन होते हैं? 2। मोनोकोट में कितना होता है? 1। तो कोटिलिडीन का येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे और रिसेसिव को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो येलो का सिंबल क्या हो गया? बड़ा वाई। और जो डोमिनेंट है उसी की स्मॉल फॉर्म यहाँ पे लिखी जाती है ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो कोटिलिडीन कलर का डोमिनेंट टाइप क्या हो गया? येलो,
रिसेसिव क्या हो गया, ग्रीन, सिंबल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और इसको क्रोमोजोम नंबर 1 के जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोटिलिडन कलर के कैरेक्टर को कौन सा क्रोमोजोम नंबर के जीन कंट्रोल कर रहे थे, 1 नंबर क्रोमोजोम। ओके, फिर सेकंड कैरेक्टर है फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर वॉयलेट या पर्पल, तो अगर वॉयलेट यूज़ कर रहे हो तब तो कैपिटल वाई यूज़ करना, और पर्पल यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल पी यूज़ करना। अब वाइट के लिए हम वही बात है, रिसेसिव है ना ये, तो रिसेसिव है तो हम स्मॉल वी या फिर स्मॉल पी यूज़ करेंगे, राइट। तो इसका क्रोमोजोम नंबर भी क्या है, 1। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट क्या थी, टॉल, तो सिंबल क्या रह जाएगा, कैपिटल टी। ड्वार्फ है तो सिंबल क्या रहेगा, स्मॉल टी, और इसका क्रोमोजोम नंबर था 4। पोड शेप, पोड शेप क्या थी, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड का सिंबल क्या हो जाएगा, आई, और कंस्ट्रिक्टेड का सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल आई, और इसका क्रोमोजोम नंबर भी 4। ये याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। फ्लावर पोजीशन, एक्सिलरी, एक्सिलरी का फिर सिंबल क्या दे देंगे हम, ए, और टर्मिनल तो सिंबल दे देंगे स्मॉल ए, और क्रोमोजोम नंबर 4। यानी जो डोमिनेट का सिंबल दिया जाता है उसी की स्मॉल फॉर्म यहाँ पे लिखी जाती है। पॉड कलर, पॉड कलर का इस बार डोमिनेंट टाइप क्या है, ग्रीन, ग्रीन है तो सिंबल क्या दे देंगे, कैपिटल जी, और इसका सिंबल दे देंगे स्मॉल जी, और क्रोमोजोम नंबर 5। सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड, और क्रोमोजोम नंबर 7। इज दैट क्लियर। तो ये बच्चों आप पूरी टेबल याद कर लेना। अब देखो ध्यान से कि कौन से ऐसे क्रोमोजोम, अब इस पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं सारे डिस्कस करूंगा आपसे। इधर देखो, सबसे पहले कौन से ऐसे क्रोमोजोम नंबर हैं जिनके कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट नहीं किए। तो देखो 1 का किया है, 4 का किया है, 5 का किया है, 7 का किया है। तो बताओ जरा कौन कौन से बच गए, 2, 3, 6। ये वो क्रोमोजोम नंबर थे जिनका कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं किया था मेंडल ने। ये क्रोमोजोम नंबर हैं जिनके कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट नहीं किए। ओके, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। कौन कौन से क्रोमोजोम वाले सेलेक्ट किए थे, ये भी आ सकता है। तो 1, 4, 5 और 7, ये इनके कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। याद रह जाएगा आपको एकदम अच्छे से। ओके, अब ये भी ध्यान रखना, क्रोमोजोम नंबर 1 के कितने कैरेक्टर थे, 2, क्रोमोजोम नंबर 4 के 3, क्रोमोजोम नंबर 5 का 1, और क्रोमोजोम नंबर 7 का भी 1। ओके, ध्यान रहेगा। अब इधर आ जाइए। अब मेंडल ये पूछता है, क्वेश्चन वाला ये पूछता है कि पोड के कितने कैरेक्टर लिए थे। अब पोड के कितने थे, देखो एक तो पोड की शेप और एक पोड का कलर। अच्छा बताओ जरा टेबल में कितने पोड के कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, 2। ऑप्शन ये आया कि पोड के कितने कैरेक्टर लिए थे, पोड के कैरेक्टर कितने लिए थे, और ऑप्शन आ रहा है 1, 3, 5, 4। अब आप बोलोगे भाई क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पोड के कैरेक्टर तो 2 ही थे, एक पोड का शेप था और एक पोड का कलर था, है ना भाई। तो ऐसे में आप तो छोड़ दोगे इसको, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है 3। आप पूछो सर ऐसे कैसे करेक्ट आंसर है 3, देखो मैं बताता हूँ। अब देखो बेटा कि यहाँ पर एक कैरेक्टर देखो, फ्लावर की पोजीशन, है ना बच्चों। अब एक बात बताओ कि पोड क्या है, पोड क्या है बेटा, फ्रूट है, और फ्रूट किससे बनता है बच्चों, फ्लावर से। तो बच्चों जो फ्लावर की पोजीशन होगी वही तो फ्रूट की पोजीशन होगी। जहाँ फ्लावर है वही तो फ्रूट लगता है, ऐसा थोड़ी है फ्रूट अलग जगह लगता है। तो वही पोड की पोजीशन होगी। तो कुल मिला के फ्लावर पोजीशन को भी हम पोड पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी इसका करेक्टर, इसका आंसर क्या है बच्चों, 3 बन सकता है इसका आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया मैंने, अब एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट लेता हूँ। देखो बच्चों, सीड की शेप राउंड और रिंकल है, राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। लेकिन बच्चों ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो प्योर डोमिनेंस नहीं देता। ये कैरेक्टर ऐसा है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देता है एकमात्र ये कैरेक्टर। क्योंकि डोमिनेंस क्या होता है, देखो कि जैसे हमने आर यानी राउंड सीड और रिंकल्ड सीड के बीच में क्रॉस कराया, तो अब ये आर की वजह से राउंड बनना चाहिए ना। अगर ये राउंड बने तो ये डोमिनेंस है, तब तो ये क्या है बच्चों, डोमिनेंस है। और मेंडल ने यही कंसीडर किया था, ये आप ध्यान रखिए, ये मेंडल ने किया था। लेकिन लेटर ऑन रिसर्च में पता चला कि अगर हम राउंड सीड और रिंकल्ड सीड के बीच में क्रॉस कराएं तो हमें कुछ इंटरमीडिएट टाइप का बन रहा था,
पूरा राउंड नहीं बन रहा था, इंटरमीडिएट टाइप का बन रहा था, ये लेटर रिसर्च में पता चला। तो इसका मतलब क्या ये प्योर डोमिनेंस है? नहीं, ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिए। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब ये टेबल आप पूरी अच्छे से याद कर लेना और पूरा अच्छे से रीड कर लेना, ओके। तो आप ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो और मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा। थैंक यू बच्चों।